डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 12। ये और एक प्रॉब्लम है जिसमें ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है। सो इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लेन किया था जिसमें ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट था। तो आज मैं वापस ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का ही एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये दोनों प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है? ये दोनों प्रॉब्लम में ये डिफरेंस है कि इससे पहले हमने जो प्रॉब्लम देखा उसमें टोटल दो लाइबिलिटी थी, एक लोन था और एक ट्रेड क्रेडिटर था। लेकिन आज का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 आपके टेक्स्ट बुक का, इसमें देखो लाइबिलिटी एक ही है, ओनली क्रेडिटर लाइबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 की तरह हमें बहुत ज़्यादा वर्किंग नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट हम वही सब बनाएंगे लेकिन वर्किंग नोट हमें शो करने का ज़रूरत नहीं। जब एक से ज़्यादा लाइबिलिटी होती है तो लाइबिलिटी के रेशो में हमें जो बैंक से पैसा बचा है वो दोनों को लाइबिलिटी जो जो भी कंपनी का लाइबिलिटी था उस लाइबिलिटी के रेशो के हिसाब से उनको पैसा वापस देना होता है और उसी हिसाब से जो डेफिशिएंसी है वो शेयर करना पड़ता है। लेकिन अगर कंपनी पे एक ही लाइबिलिटी है तो फिर रेशो का सवाल ही नहीं। जितना भी पैसा बैंक के पास बचेगा फाइनली वो सब पैसा हम वो ये जो क्रेडिटर है उसको दे देंगे और जो नहीं दे पाए उसको कहते हैं डेफिशिएंसी। ओके, और एक बात, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी आपका और परफेक्ट होना चाहिए। इसके लिए मैंने इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। सो लेट्स सी। एज यू नो हम लोग हमेशा असेट से चालू करते हैं। पहले देखो कितने सारे अकाउंट हमें बनाने हैं वो पहले देख लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट तो हमारा होगा ही और रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग जितना भी हमारा पोस्टिंग है वो कर लेंगे। तो सबसे पहले सन्ड्री असेट्स जिसमें आएगा, देखो इधर प्लांट एंड मशीनरी है 14,750, फर्नीचर है 4,000, देन डेटर्स है 5,000 और स्टॉक है 6,250। इन सब का टोटल आ रहा है 30,000। देखो मैंने कैश को तो मैं कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा और इस प्रॉब्लम में फर्स्ट टाइम आपको दिखेगा कि एक पार्टनर, इसमें दो पार्टनर है, एक है शाश्वत और दूसरा है शिव और दोनों इक्वल पार्टनर है। तो आपको दिखेगा शाश्वत का कैपिटल लाइबिलिटी में है और शिव का कैपिटल असेट साइड में दिया है। ये मैं हमेशा मेरे प्रॉब्लम में आपको बताते रहता हूँ। बैलेंस शीट में से जब भी कोई अमाउंट बाहर निकलता है और वो अकाउंट में जाता है तो वो जिस साइड है उसके ऑपोजिट साइड जाता है। जैसे असेट में अगर कैपिटल अकाउंट दिया है तो हम इसका एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में करेंगे, मतलब लेफ्ट में करेंगे। ओके, तो देखो शिव का कैपिटल का एंट्री करने के लिए मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। उससे पहले कैश अकाउंट है तो पहले कैश अकाउंट बना लेते हैं। कैश अकाउंट अगेन राइट में बैलेंस है तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000। और ये जो शिव का कैपिटल है उसके लिए पहले मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेता हूँ। और देखिए कैपिटल फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कैपिटल असेट में है, मतलब राइट साइड में है। तो जब इसका पोस्टिंग हम करेंगे तो डेबिट साइड में करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन शिव का कॉलम में देखो 12,000। सो इस तरह मेरा असेट का पोस्टिंग खत्म हो गया। जो असेट्स थे वो मैंने रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट कर दिए, कैश का बैलेंस मैंने भी डेबिट में लिख दिया और एक पार्टनर का कैपिटल हमें असेट में दिया था तो मैंने उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में पोस्ट कर दिया। मूविंग टू लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी में सिर्फ शाश्वत का कैपिटल है वो देखो लेफ्ट में है तो राइट में जाएगा। क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 एंड क्रेडिटर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया, लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया मैंने आपको कि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में जो भी लाइबिलिटी है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होती। जितनी भी लाइबिलिटी है उतने अकाउंट हमें बनाने होते हैं। तो अभी एक ही लाइबिलिटी क्रेडिटर तो हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर अकाउंट। और अगेन बैलेंस हमें दिया है लाइबिलिटी मतलब लेफ्ट साइड में, क्रेडिटर का अमाउंट तो हो जाएगा अकाउंट में राइट साइड में मतलब क्रेडिट साइड में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। सो इन दिस वे जो भी बैलेंस शीट का पोस्टिंग था वो मेरा कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम एकदम सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं लेगा, बहुत इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा अगर क्वेश्चन नंबर 11 आपने अच्छी तरह देखा होगा तो। और मैं आपको कहूँगा देखो इंसॉल्वेंसी, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी वाले प्रॉब्लम जो है वो एक बार देख के नहीं चलेंगे, 2-3 बार उसे देखो और ये प्रॉब्लम देखने के बाद कन्फर्म आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
में देखो सबसे पहले ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, ये पहला सेंटेंस तो दिया है। असेट रियलाइज एज अंडर, प्रॉब्लम में देखो असेट रियलाइज एज अंडर, स्टॉक हुआ है 3500, फर्नीचर 2000, डेटर 5000 एंड मशीनरी 7000। चारों का चारों असेट रियलाइज हुआ है, किसी पार्टनर ने टेकन ओवर नहीं किया है, तो हम उसका एंट्री ऑब्वियसली हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में करेंगे। बाय कैश अकाउंट, स्टॉक 3500, फर्नीचर 2000, डेटर 5000 एंड मशीनरी 7000, टोटल आ रहा है 17500, और इसका सेकेंड एंट्री ऑब्वियसली कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 17500। सो जो चारों असेट थे, चारों के चारों असेट रियलाइज हो गए। आफ्टर दैट इसके बाद हमें एक एडजस्टमेंट दिया है, जरा ये एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। दैट एडजस्टमेंट इज कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन असेट एक्सपेंसेस 1500। अब बाकी सब मत पढ़ो, एक्सपेंसेस वर्ड दिख गया ना आपको, तो हमेशा याद रखो डिसोल्यूशन में एक्सपेंसेस वर्ड आ गया तो एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, और एक ही नॉमिनल अकाउंट है हमारे पास, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। और अगेन इस सेंटेंस में किसी का नाम नहीं दिया है, तो हमें टू कैश या बैंक ही लिखना है। तो चलो 1500 एक्सपेंसेस होने की वजह से नॉमिनल अकाउंट के डेबिट में इसका एंट्री पास करते हैं। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब ये सब असेट बेचते समय या सबको पैसा देते समय जो खर्चा आया, या कलेक्शन करते समय जो खर्चा आया, वो 1500 है। सो टू कैश इंटू ब्रैकेट एक्सपेंसेस 1500, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में मैंने टू कैश लिखा है। सो ऑब्वियसली इसका सेकेंड एंट्री कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1500। फाइनली ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में ये भी देखा जाता है कि कितने पार्टनर हैं, उनके प्राइवेट एस्टेट से कितना पैसा मिल रहा है। तो देखो शाश्वत के प्राइवेट एस्टेट से तो कुछ नहीं मिला, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम दिस शाश्वत। शाश्वत से इनको, शाश्वत जो पहला पार्टनर है उससे कुछ नहीं मिला, बट शिव प्राइवेट एस्टेट शोज अ सरप्लस ऑफ 500। इसका मतलब शिव के प्राइवेट एस्टेट से 500 मिला। जैसे लास्ट टाइम हमने, हमारा जो प्रॉब्लम था उसमें हमें कोई 3 पार्टनर थे, आई थिंक प्रीति से कुछ 3400 मिला था। तो आज के इस प्रॉब्लम में हमें शिव जो है उससे 500 उसके प्राइवेट एस्टेट से रिकवर हुआ है, मतलब ये पैसा अभी फर्म में आने वाला है। तो ऑब्वियसली शिव गिवर हो गया और फर्म रिसीवर हो गया। पैसा फर्म में आ रहा है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसका एंट्री कैश के डेबिट में होगा। और शिव गिवर है तो इसका एंट्री शिव के क्रेडिट में होगा। सो बाय कैश शिव के कॉलम में 500 एंड टू शिव कैपिटल 500। इन दिस वे टोटल एडजस्टमेंट एंड टोटल बैलेंस शीट पोस्टिंग मेरा खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। ऑब्वियसली ये ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो इसमें लॉस ही होगा। तो और वैसे भी आपको दिख रहा है, देखो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट का टोटल आपको दिख रहा है 31,500 है, और क्रेडिट साइड में सिर्फ 17,500 है, मतलब डेबिट साइड हेवी है। चलो रियलाइजेशन क्लोज करते। मैंने आपको क्लोजिंग का भी सीरियल बताया था। सबसे पहले क्लोज करना है रियलाइजेशन, फिर उसका प्रॉफिट लॉस आएगा वो आपको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, फिर क्लोज करना है पार्टनर्स कैपिटल, उसका बैलेंस आएगा वो डेफिशिएंसी अकाउंट में डालना है, एंड देन रिमेनिंग जो अकाउंट है वो क्लोज करोगे 1 बाय 1। तो सबसे लास्ट में आपका बैंक डेफिशिएंसी ये सब ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो भी एक बार आज वापस सीरियल देख लो। सबसे पहले हम रियलाइजेशन क्लोज करते हैं। रियलाइजेशन की डेबिट साइड में है 31,500, सेम मैं क्रेडिट में लिख रहा हूँ। नाउ 31,500 माइनस 17,500 आई विल गेट 14,000। ये 14,000 का लॉस हो गया, दोनों इक्वल पार्टनर है। सो 14,000 मैं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा बाय पार्टनर्स कैपिटल, शाश्वत 7,000 एंड शिव 7,000। अब ये मेरा रियलाइजेशन के क्रेडिट में आया तो डेफिनेटली इसका सेकेंड एंट्री पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000 7,000। सो इन दिस वे माई रियलाइजेशन अकाउंट इज क्लोज। मूविंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब इधर मुझे देखना होगा कि इसका कौन सा साइड हेवी है। जो भी बैलेंस आएगा दैट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट। तो अगर मैं शाश्वत की बात करूँ तो शाश्वत का डेबिट साइड हेवी देखो 7,000, सेम रिटर्न टू द क्रेडिट साइड 7,000, डिफरेंस आ रहा है 1,000 हो गया।
इसमें क्या लिखना है बाद में देखते हैं, पहले आए शिव को भी क्लोज करते हैं। शिव का भी आपको देखो डेबिट साइड हेवी दिखेगा, दैट इज 19,000, सेम 19,000 रिटर्न टू द क्रेडिट साइड, एंड इफ आई डिडक्ट 500 फ्रॉम 19,000 आई विल गेट 18,500। अब ये बैलेंस कौन से भी साइड आने तो आपको एक ही इधर अकाउंट का नाम लिखना है, दैट इज डेफिशिएंसी अकाउंट। सो बाय डेफिशिएंसी अकाउंट, ये बाय मतलब क्रेडिट साइड में आया है तो ऑब्वियसली इसका सेकेंड एंट्री डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट में जाएगा। फिलहाल मेरे पास डेफिशिएंसी अकाउंट नहीं है, देखो मैंने जगह छोड़ा रियलाइजेशन अकाउंट के नीचे। चलो पहले बना लेता हूँ डेफिशिएंसी अकाउंट। सो ये जो शाश्वत और शिव का जो क्रेडिट का एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल का, उसका सेकेंड एंट्री मैंने उधर डेफिशिएंसी अकाउंट लिखा है, इसके लिए डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट में होगा। सो पहले टू शाश्वत कैपिटल 1,000 एंड टू शिव कैपिटल 18,500। ये मेरा सीरियल मैं आपको बताना चाहता था। सबसे पहले रियलाइजेशन, देन पार्टनर्स कैपिटल, एंड देन बैलेंस आएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। ये आपको ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में इसी तरह सीरियल फॉलो करना है। अब क्या करते हैं, अब जाके पहले ये देखते हैं जो हमने लास्ट टाइम भी किया था कि हमारे बैंक में पैसा कितना है और हम कितना पैसा दे सकेंगे। जो दे सकेंगे वो तो अच्छी बात है, बैंक से दे देंगे, जो नहीं दे सकेंगे दैट इज़ आवर डेफिशिएंसी। सो लेट्स गो टू द कैश अकाउंट। अगर आप कैश अकाउंट के डेबिट में देखोगे तो हमारे पास टोटल 3,000, 17,500 और 500 मतलब 21,000 है। सेम 21,000 मैं वो साइड लिख रहा हूँ। देखो पूरा 21,000 नहीं है हमारे पास, ऑलरेडी उसमें से 1,500 हम लोग खर्चा कर चुके हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। तो पहले मैं लिख देता हूँ क्लोज करने के लिए। नाउ 21,000 माइनस 1,500 मतलब हमारे पास क्रेडिटर को देने के लिए सिर्फ 19,500 है। देखो मैंने इधर क्रेडिटर क्यों लिखा डायरेक्टली, क्योंकि एक ही मेरा लाइबिलिटी है। दो लाइबिलिटी होता तो मैं इस तरह डायरेक्ट नहीं लिखता, उन लाइबिलिटी का मैं रेशो निकालता और रेशो में वो पैसा बांटता। मैं 19,500 एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सपोज इस प्रॉब्लम में क्रेडिटर और बैंक लोन ऐसा दो लाइबिलिटी होता, या क्रेडिटर और बिल्स पेबल ऐसा दो लाइबिलिटी होता, या क्रेडिटर और कोई आउटसाइडर लोन ऐसा दो लाइबिलिटी होता, और दोनों का लाइबिलिटी सपोज सेम सेम होता, क्रेडिटर भी 10,000 बैंक लोन भी 10,000 मतलब इक्वल। तो 19,500 के मैं इक्वल दो पार्ट करता और फिर मैं एक के लिए लिखता बाय क्रेडिटर और दूसरे के लिए लिखता 50% के लिए बाय क्रेडिटर और 50% के लिए बाय लोन। लेकिन फिलहाल एक ही लाइबिलिटी है तो और वही अकाउंट मेरा बाकी क्लोज करना, तो मैं इसे ट्रांसफ़र करता हूँ क्रेडिटर अकाउंट में। सो मैंने कैश के क्रेडिट में लिखा है बाय क्रेडिटर, तो ऑब्वियसली इसका सेकेंड एंट्री क्रेडिटर के डेबिट में जाएगा टू कैश अकाउंट 19,500। इसका मतलब देखो हमने जाके मतलब ये फर्म वाले ने जाके शाश्वत और शिव ने जाके क्रेडिटर को बोला कि देखो भाई आपके 39,000 देने हैं एग्री, लेकिन सब घर बार बेच के हमारे पास सिर्फ 19,500 बचे हैं, तो हम आपके 39,000 में से सिर्फ 19,500 हम आपको दे सकते हैं। तो कितना नहीं दे सकते, चलो वो निकालते कितना नहीं दे सकते। तो इसके लिए मुझे पहले क्रेडिटर क्लोज करना होगा। क्रेडिटर का देखो क्रेडिट साइड हेवी है 39,000, सेम मैं डेबिट में लिखूँगा 39,000। 39,000 में से अगर मैं 19,500 माइनस करता हूँ तो आंसर भी मुझे 19,500 ही मिलेगा। इसका मतलब क्रेडिटर का जो ये जो इन पे शिव पे और शाश्वत पे जो 39,000 का कर्जा था उसका 50% हाफ अमाउंट इन लोग दे पाए, दैट इज 19,500, और रिमेनिंग हाफ नहीं दे सके। जो पैसा हम नहीं दे सकते उसे ही कहते हैं डेफिशिएंसी। इसलिए मैं इधर अभी लिखने वाला हूँ टू डेफिशिएंसी अकाउंट 19,500। देखिए वन बाय वन मेरे सब अकाउंट क्लोज हो गए। रियलाइजेशन क्लोज हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गया, कैश हो गया, क्रेडिटर हो गया। अब एक ही बाकी वो भी हो जाएगा। देखो क्या लिखा मैंने इधर, क्रेडिटर के डेबिट में मैंने डेफिशिएंसी लिखा है। सो सिंपल रूल है डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, अगर मैं क्रेडिटर के डेबिट में टू डेफिशिएंसी लिख रहा हूँ मतलब 100% इसका सेकेंड एंट्री डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट में होगा बाय क्रेडिटर 19,500। और अगर अभी आप इसको टैली करने जाओगे तो देखो ज़रा, डेफिशिएंसी के डेबिट में 18,500 प्लस 1,000 19,500, और क्रेडिट में ऑलरेडी 19,500 है। सो इस तरह कितना सिंपल प्रॉब्लम। देखो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट था, लेकिन तो भी कंपेयर टू लास्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11 से पहले ही कम समय में हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 टैली हो गया।